नमस्ते, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। हरी दोपहरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की धरती से मिशन 2019 के घमासान का बिगुल फूंका, महाप्रचार की शुरुआत की। चुनावी अभियान के पहले भाषण में ही प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर खुद को चौकीदार बताया, इस बार दमदार चौकीदार कह दिया और विपक्ष को वंशवाद और भ्रष्टाचार का कॉकटेल बता दिया। मोदी ने पहले भाषण में अपनी उपलब्धियों का बखान भी किया तो विपक्ष के गठबंधन बनाने की मजबूरियां भी गिनाई। तपतपाती धूप में भारी भीड़ को देखकर मोदी गदगद नजर आए। यूपी की जिस धरती से, याद कीजिए, मोदी ने 2014 में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया था, उसी धरती से 2019 में उसी लहर की उनकी उम्मीद कितनी सही साबित होगी ये तो जनता बताएगी। लेकिन देश और यूपी की तमाम सियासत, वंशवाद और भ्रष्टाचार पर उनके प्रहार का अंदाज तो 2014 जैसा ही नजर आया। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। ये महामिलावटी लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है भाई? महामिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? मेरठ वाले तो बराबर जानते हैं। क्या बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम थे कि नहीं थे? अगर इन महामिलावटी लोगों को जरा भी मौका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिति में जाने में जरा भी देर नहीं लगने वाली। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंशवाद और भ्रष्टाचार की महामिलावट करने वाले दल आज आपके इस चौकीदार से परेशान हैं। किसी साथी ने मुझे वेस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लिखकर भेजा कि ड्रामा, ढोंग और नौटंकी की भरमार, नहीं कुछ कहने को इस बार, और चलता करो मोदी सरकार। जिस पार्टी के नेताओं को जेल भेजने के लिए बहन जी ने जीवन के 2 दशक लगा दिए, अब उसी से उन्होंने हाथ मिला लिया। अभी पिछले चुनाव में 2 लड़कों का खेल देखा। ये 2 लड़कों से बुआ बबुआ तक पहुंचने में जो तेजी दिखाई गई है, बड़ी गजब है जी। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा बना रखा था, यूपी को लूटो बारी बारी। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा, और हाँ, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। तो आपको बता दें, आज का सुलगता सवाल है, प्रधानमंत्री का महागठबंधन को भ्रष्टाचारियों और वंशवादियों का मेल कहना क्या सही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से आप देख पा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं। यहाँ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक संजीव तिवारी जी हमारे साथ हैं और जल्द ही बीजेपी से नुपुर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले भदौरिया साहब, आज मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आज मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी रैली की, चुनावी प्रचार शुरू किया, तो उन्होंने वंशवाद, भ्रष्टाचार, दागदार, इन बातों का जिक्र किया और इसको लेकर विपक्ष पर हमला बोला। मेरा सवाल आपसे यह है कि पश्चिमी यूपी, जहां पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, पश्चिमी यूपी में 8 में से 2 सीटों पर आपके गठबंधन के वंशवाद के प्रतीक यानी वंशवादी चेहरे मैदान में उतरे हैं या नहीं? ये सच है या झूठ, ये बता दीजिए।
अच्छा, मैं पूरी बात बता दूं। देखिए, उन्होंने जो बोला उसमें से 3 बातें तो वो 2014 से चिल्लाते आ रहे हैं, जिसका असर उन्होंने देख लिया बाई इलेक्शन में, कैराना वैराना, फूलपुर नूरपुर देखा आपने। एक बात उन्होंने जो बोली मजेदार, हिसाब दूंगा, हिसाब लूंगा। कब हिसाब दोगे भैया? 5 साल हो गए, अभी हिसाब दो ना मंच से खड़े होके। अब तो वोट पड़ने वाला है, हिसाब कब दोगे? मई के बाद दोगे क्या हिसाब? हिसाब तो अभी देना था प्रधानमंत्री जी। आप हिसाब अभी नुपुर शर्मा देंगे, पर अनुराग जी हिसाब देते वो प्रहार कर रहे हैं वंशवाद को लेकर, इसीलिए तो मैंने आपको मौका दिया। बच्ची की आप बताइए ना, कैसे हुई अभी 2 दिन पहले? आप बताइए ना, 2 दिन पहले वंशवाद का आरोप को गलत लगा रहे हैं क्या? बड़ा है, बताते अनुराग जी, नहीं बताए ना, बताते कि जेलों के अंदर मैं कैसे, मेरी बात सुन लीजिए, उस वंशवाद पे ही बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए, मैं वंशवाद पे आ जाऊंगा अपना ये सेंटेंस खत्म करके। बताते कि जेलों के अंदर में कैसे कैसे बंदूकें पहुंच रही हैं, बताते। वो नहीं बताया ना उन्होंने, नहीं बताया ना किस तरह से सेंटर हाउस में देवरिया में 20-30 बच्चों के साथ अन्याय हुआ, बताते नहीं बताया। कैसे बताते? उन्नाव में उनके विधायक को उनके मुख्यमंत्री बचाते घूम रहे थे रेप कांड में, बाद में सीबीआई के माध्यम से गए जेल में। अब वंशवाद की बात पे आ जाओ। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हो, ताली ठोक ठोक के, कभी ताली ठोक के ये भी तो बताइए कि बादल आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? उनके साथ गठबंधन करते हो, कौन सा बात चलाते हैं वो? पासवान जी ताली ठोक के बोलिए, पासवान जी क्या वंशवाद नहीं है जिनके साथ आप गलमैया करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शिवसेना के साथ गाली सुन के भी जाते हो मिलने, क्या शिवसेना वंशवाद में नहीं है? क्या पहले चरण की बात कर रही हूं अनुराग जी, पंकज सिंह वंशवाद में नहीं है? मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दे दीजिए। और मुजफ्फरनगर में वंशवाद नहीं है क्या? आपके वंशवाद से आते हैं, जयंत चौधरी और अजीत सिंह वंशवाद नहीं है, पाते हैं क्योंकि सत्ता की लालच है उनको, सत्ता के हिसाब से यूज करते हैं। कह रहे शराब, अरे भैया शराब नहीं, शराब है, शराब। और कौन सी नशा है पता है? नरेंद्र और शाह का जोड़ोगे तो नशा है, जवाब ये नहीं देंगे। नशा, उनका वंशवाद गिना दिया आपने, अपने वंशवाद पर आप बोले नहीं। पहले चरण में वंशवाद की बात सामने आ गई, मैं तो आगे भी नहीं बढ़ी भदौरिया जी, और हिंदुस्तान में इससे आगे बढ़ती तो नेताजी का परिवार आ जाता, वो आपके लिए और दिक्कत हो जाती। तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम पहले चरण के जो 2 उम्मीदवार हैं उनकी बात कर लूं, उसमें भी जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, कुछ नहीं, खाली आप इतना याद रखिए कि लोकतंत्र में कोई परिवारवाद नहीं होता, लोकतंत्र में सिर्फ जनता चुनती है, जिसको जनता चुनती है वो राजा होता है। जवाब दीजिए, कैसे वंशवाद? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं जनता चुनती है, परिवार के लोग आ भी जाएं तो भी क्या, जनता चाहेगी तभी जिताएगी। ठीक है अनुराग, अब आपकी बात का जवाब नुपुर देंगी। जी नुपुर बोलिए। आपके यहाँ पे 38 MP वंशवाद से आए, दुष्यंत को भी जनता ने चुना, सिंधिया फैमिली को भी जनता चुनती है। हम क्वेश्चन नहीं उठाते, कल्याण सिंह का पूरा परिवार है, मैं क्वेश्चन नहीं उठाता हूँ। कल्याण सिंह बेटा भी है, पोता भी है, नाती भी है, वो कह रहे हैं वंशवाद बीजेपी में भी है, जनता चुनती है। प्रधानमंत्री गिनाना भूल गए, तभी तो मैं बोलूंगी नेहा जी। अब शांत हो गए अनुराग। अनुराग ने अपनी सारी की सारी बातें बोल दी आपको, अब जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए इन्होंने अंत में एक चीज कही, आई डोंट नो अगर आपने अटेंशन पे किया कि नहीं, जिसको जनता चुनती है वो राजा है। यही तो वंशवाद का सबसे बड़ा एक क्वालिटी है। इनको सिर्फ राज करना आता है, इनको सरकार चलानी, इनको सेवा करनी नहीं आती, इनको बस राजा बनने में इंटरेस्ट है। इनको जनता जनार्दन के दुख में उनका साथ देना, उनको सुखी करना, उनकी सेवा करना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चौकीदार बन के आए ताकि ऐसे चोरों का मोदी जी ने मन से खड़े होकर नाबालिग हत्या के बारे में बात नहीं की मेरठ में, जो 2 दिन पहले हुई थी। इसलिए अनुराग आप बात बोल चुके, नुपुर को बात रखने दीजिए। किसान ने 50,000 देखिए अब हिसाब की बात कर ले तो क्योंकि जनता पहले तो इनका हिसाब कैसे सत्ता चाहिए, सत्ता किसी कीमत पे चाहिए, चाहे वो पीडीपी के साथ मिलके आती हो, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ मिलके आती हो जिसको डीएनए की बात करते थे, चाहे शिवसेना के साथ आती हो जो गाली देती थी, चाहे पासवान जी के साथ आती हो। असलियत नंबर 2, ये इतना घबराए थे कि पहले तो कांग्रेस जिनको इनको गाली दे रही थी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में, उसी कांग्रेस का जाके हाथ पकड़ लिया और यूपी के उन लड़कों का साथ पसंद नहीं आया जिस हाथ ने साइकिल। अरे भैया आप तो दौड़ के शिवसेना के क्यों पैर पकड़ते हो? क्यों 2 साल के अंदर वही बुआ जी क्यों आप गए थे मिलने के लिए बिहार में? क्यों आप बिहार में मिलने जाते हो? किसने बोला था आपको? नीतीश कुमार के तो डीएनए टेस्ट करवा रहे थे, कुमार भी आप कह रहे थे, फिर आप क्यों मिलने गए? क्यों आप पीडीपी
के साथ सरकार बनाने गए, कश्मीर में तो आतंकवाद। अनुराग जी हो गया, आतंकवादियों के आप पूरा लगातार बोल रहे हैं जब से नुपुर अपनी बात रख रही है सर। सत्ता का ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रख ली। नुपुर मैं आगे आपके पास फिर आऊंगी, अनुराग जी मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन मैं इस बार रुक करना चाहूंगी सुरेंद्र राजपूत का। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री ने साफ किया अपनी पहली रैली से, उन्होंने नैरेटिव ये रखा, देश के सामने ये बात रखी, एक तरफ दमदार चौकीदार और दूसरी तरफ विपक्ष जिसमें जालसाजी है, वंशवाद है, दागदारों की भरमार है। अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस बात का जवाब देगी? प्रधानमंत्री ने कहा आप चुनिए, एक तरफ दमदार चौकीदार, दूसरी तरफ दागदार। नूपुर जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल सबने सुना, लेकिन जो जनता ने कहा वो किसी ने नहीं सुना। पिछली 2014 में भी यहीं पर इसी ग्राउंड पे प्रधानमंत्री जी की रैली थी, तब वो वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर थे। वहां पर 2 लाख से ऊपर की भीड़ थी। चूंकि मैं रहने वाला वहीं का हूं, आज 30,000 की भीड़ भी नहीं थी प्रधानमंत्री की रैली में। तो जनता ने तो पहले बता दिया कौन कामदार, कौन नामदार, कौन दामदार, कौन क्या है। दूसरी बात, जनता के प्रश्नों के जवाब देने की जगह प्रधानमंत्री जी अपने प्रश्न पूछने लगे। अरे भाई, हम में दागदार है, जनता हमें नहीं चुनेगी। हम परिवार वाले हैं, जनता हमें नहीं चुनेगी। हम कुछ भी हैं, जनता हमें नहीं चुनेगी अगर हम गलत हैं तो। लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह बताना जरूर चाहिए कि 10 करोड़ रोजगार, गन्ने के किसानों का सबसे बड़ी समस्या है मेरठ में 10,000 करोड़ रुपए का बकाया। सबसे बड़ी समस्या है किसानों की कर्ज माफी। सबसे बड़ी समस्या है किसान वहां पर इस तरीके से परेशान है, 32 से लेकर 47% तक आत्महत्या की दर में वृद्धि। आज राजपूत साहब आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री ने तो उस मंच से कहा राजपूत जी, और आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा भाई समाजवादी पार्टी इतना बड़ा कर्जा जो छोड़कर गई थी, गन्ना किसानों का बकाया नहीं किया था, अभी तक तो वही चुका रहे थे हम। अब हमारी सरकार तो है ना, जा थोड़ी रही है प्रदेश में, उसमें और चुकाएंगे। तो वो तो कह रहे हैं पुरानी सरकारों ने धोखा किया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये बात उनको अगर प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले या 2017 से पहले कहते कि भाई जो सपा का बकाया है हम पहले चुकाएंगे, बाद में आपको देंगे, समझ में आती। लेकिन उस वक्त तो कह रहे थे 14 दिन के अंदर हम ये काम कर देंगे, उस वक्त तो कह रहे थे 100 दिन के अंदर हम पूरी तरीके से प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। जो प्रधानमंत्री जी 2017 से पहले भाषण दे रहे थे, उन भाषणों की आप क्लिपिंग उठा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए नूपुर, कौन दामदार, कौन कामदार, कौन नामदार, इससे मतलब नहीं है। हाँ, हम हैं परिवारवादी, यही चिल्लाते रहेंगे। आपने इससे बुलाया है परिवारवादी। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने अपनी बात कर ली। अब नूपुर जी आप जवाब देंगी सर। बीजेपी से आपने सवाल, अब इन सवालों के जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। एक तरफ सुधीर ये राजपूत जी अपनी बौखलाहट दिखाते रहेंगे, ऐसे डिबेट थोड़ी ना होती है। इससे तो इनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बौखलाहट नहीं दिखा, राजपूत जी प्लीज, बदतमीजी भी दिखा रही है। आप तो बहुत बदतमीज हैं। आपने क्या रैली ग्राउंड के बाहर खड़े होकर गिने चुने कितने लोग आए थे? बताइए। आपका नया व्यवसाय है ये, जब आप रैली ग्राउंड के बाहर खड़े होकर एक मिनट संजीव जी, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। अभी दो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, दिक्कत ये है। राजपूत जी एक मिनट, सुरेंद्र जी आपने अपनी बात रखी सर, आप नूपुर को अपनी बात रखने दीजिए, ये नाइंसाफी होगी सर। सुरेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आपने अपनी बात रखी, अब आप प्रधानमंत्री की बात पर बीजेपी की प्रवक्ता जवाब दे रही हैं। सुरेंद्र जी सुनिए, नहीं तो सवाल रह जाएंगे सर। ठीक है पहले तो इनसे सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी आप सुनिए, नूपुर सवालों के जवाब दे रही है। नूपुर जी जवाब दीजिए, सुरेंद्र जी आपको सुनेंगे। जवाब देने से पहले हाँ बोलिए। राजपूत के ऊपर जो ये जबरदस्ती के अंदर आरोप लगाती है, घर में छोड़ के आया कीजिए सुरेंद्र जी। अरे हम महिला विरोधी तो आप हैं, क्योंकि हमने तो महिला विरोधी है नहीं, हमने तो स्पष्ट कहा आप पुरुष विरोधी है क्या? आपने बगैर किसी बात के मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। पहले क्षमा मांगिए कि आपने आरोप गलत लगाया, मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास एक ही रोजगार का तरीका है, मैंने कहा ना कि आप पुरुष विरोधी हैं, आप बेरोजगार विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं, आप मजदूर विरोधी हैं। दागदार चोर, जिनमें चौकीदार तो चोर है, पर आ जाए वापस, चौकीदार तो चोर है। बैक टू द इशू, बैक टू द इशू आते हैं। ओनली नूपुर, ओनली नूपुर शर्मा से मुझे बात करनी है, क्योंकि बहुत सवाल बीजेपी की तरफ आए हैं। अभी नूपुर शर्मा का वर्जन आना बहुत जरूरी है इन सवालों पर। नूपुर जी जवाब दीजिए,
नुपुर जी जवाब दीजिए। बीच में नहीं बोल रही, नया बोलिए डिबेट चलेगी नुपुर तो जी, बता रही मैं हूँ। आपको वक्त दे रही हूँ, आपकी आवाज जा रही है, आप प्लीज अब मुद्दों पर अपनी बात रखिए। बोलिए मैं नुपुर जी। मुद्दों की अपने बात रख रही हूँ। अगर ये मेरे ऊपर दोनों चिल्लाएंगे तो आप इनसे ही डिबेट कराइए। बोलिए नुपुर इनकी जी, घबराहट दिखाइए मैं पूरी आपको जनता मौका को, दे रही कितना हूँ, डरेंगे? बोलिए मैम। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि राजपूत जी, आपका नया व्यवसाय है क्या? पीएम की रैली स्थल के बाद पर्ची काट के गिनना कितने लोग अंदर जा रहे हैं? आप किस हिसाब से अपने आंकड़े दे रहे हैं? वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है 2.5 लाख से ऊपर लोग थे, और आज पूरे टीवी ने जनसैलाब देखा है। आपको अपना डिनायल मोड मुबारक। आप यूपी को गिव अप कर चुके हैं, नहीं तो प्रियंका वाड्रा आज ये बयान नहीं देती कि हम 2022 की तैयारी करेंगे। क्यों 2019 भूल गए? गिव अप कर दिया, हथियार डाल दिए। सच्चाई दिख गई आपको कि आपके भ्रष्टाचार ने आपको कितना जनता के सामने एक्सपोज किया है, क्योंकि दमदार चौकीदार के सामने आप सारे दागदार चोरों की असलियत नजर आ गई आज देश की जनता को। आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? आपके साथ तो एनसीपी चुनाव लड़ रही गुजरात के अंदर, आज ही की न्यूज है। एनसीपी कह रही है आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगी गुजरात में। ये तो आपकी असलियत है कि कोई भी आपको एक दूर लंबे डंडे से तक छूने को तैयार नहीं है। आप राजनीतिक अछूत बन के रह चुके हैं। रही बात भदौरिया जी की, तो बहुत चिल्ला रहे थे। माफी चाहती हूँ, किसी औरत से बात करने से पहले इज्जत घर पे सीख के आया कीजिए, नहीं तो महिला विरोधी मानसिकता घर पे छोड़ के आया कीजिए आप लोग। सबसे पहली और अहम बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भदौरिया जी, आप बसपा के पास चले गए अपनी डेस्परेशन के अंदर। ये वही बसपा है जिसने 2 दशक लगा दिए कि किसी तरीके से पूरा यादव परिवार जेल के भीतर हो, जो आपको जेल में डाल रहे थे। आज उनसे हाथ मिला लिया आपने। ये आपकी डेस्परेशन है, ये आपका वजूद है, और कुछ नहीं मिला तो टुटिया चुरा गए। गायत्री प्रजापति भूल गए जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसके ऊपर केस दर्ज हो, उसको जेल की सलाखें दिखाई गई। 47 पार्टियों से मिलाया, आपका डिप्रेशन साफ दिख रहा था, पीडीपी तक से भी मिला लिया, शिवसेना से भी मिला लिया, असम गण परिषद से भी मिला लिया, नीतीश कुमार से भी मिला लिया, यहाँ पे अपना दल भी मिला लिया। कितने दल बताए आपको? छोटे मोटे सब दल से तो मिलाए घूम रहे हो। कुछ को आपने डायरेक्ट मिलाया, कुछ को इनडायरेक्ट मिला लिया। आप तो घर को दल मिला रहे हो। संजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि दमदार वर्सेस दागदार, उन्होंने बात की एसपी बीएसपी की और कहा कि एसपी बीएसपी ऐसे हैं जैसे महामिलावटी। इनका एक ही नारा, यूपी को लूटो बारी बारी। ठीक कहा उन्होंने क्या? प्रधानमंत्री जी ने भदौरिया साहब, संजीव जी प्रधानमंत्री जी ने सुनिए। एकदम ठीक कहा, और ये बौखलाहट बता रही है भदौरिया जी के किस तरह से ये बौखलाए हुए हैं। यह कह रहे हैं कि संख्या कितनी थी? संख्या उतनी थी जितनी संख्या को गिना नहीं जा सकता है या टेलीविजन चैनल पर देखा जा सकता था। और दूसरी बात जहां तक रही, जितने नारे लगाए गए चौकीदार के ऊपर, जो आप नारे लगा रहे थे, लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, मेरठ की जनता ने यह सिद्ध कर दिया। और सिर्फ मेरठ में नहीं हुआ, रुद्रपुर में भी यही हुआ है और जम्मू में भी यही हो रहा है। जनता ने सिद्ध कर दिया कि जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ है। और आज एक और घटना घटी है, वह घटना यह है, सुरेंद्र राजपूत जी हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बात सुन लीजिए पहले पूरी। बहुत मैं विनम्रता से आपकी बात सुन रहा था। नहीं, पहले तो आप हमें यह बताइए कि आप संघ समर्थक? हाँ जी, संघ से है, क्या दिक्कत है आपको? मैं राजनीतिक, देखिए ये बार बार आप चैनलों पर उठाना बंद कीजिए। ये राजनीतिक विश्लेषक मैं इसलिए हूं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, और ये व्यक्तिगत रूप से आप आरोप लगाना बंद कीजिए। पहले देखिए कि रॉबर्ट वड्रा को आज बेल कैसे हुआ है। रॉबर्ट वड्रा के बेल को सुरक्षित रखा गया है कोर्ट में, इसका जवाब दीजिए। आप बताइए रॉबर्ट वड्रा का बेल जो आज सुरक्षित रखा गया है कोर्ट में, उसके बारे में बताइए। देश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस की जो पहली फैमिली है वह किस तरह से करप्ट है। आखिर में तीसरा व्यक्ति भी बेल पे क्यों जा रहा है? मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचार क्यों है, परिवारवाद क्यों है, वंशवाद क्यों है, और एक व्यक्ति के पीछे आप लोग क्यों लगे हुए हैं? आपकी गठबंधन बिहार में क्यों नहीं बन पा रही है? लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? आज प्रधानमंत्री की रैली के बाद संजीव जी, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी न्याय स्कीम से बीजेपी परेशान हो गई, इसीलिए ऐसे हमले हो रहे हैं। कोई काट नहीं है न्याय स्कीम की। ये चौथा जनरेशन है राहुल गांधी जी का और इस नेहरू गांधी फैमिली का, जो गरीबों को चीट करने के लिए, उनको धूर्त बनाने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए प्रयास कर रही है। आप बताइए इंदिरा गांधी जी ने 71 में जब नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। 89 में नारा दिया राजीव गांधी ने, गरीबी कहां हटी? और फिर पोता भी यही नारा देगा, पोता भी यही नारा देगा कि मैं गरीबी हटाऊंगा, लोगों को मूर्ख बनाएंगे। और कब तक मूर्ख बनाएंगे? देश की जनता जान चुकी है, उसका विश्वास कांग्रेस
कांग्रेस के ऊपर से पूरी तरह से हट चुका ये जो है। नारे की आपने बात की, एक मिनट राजपूत साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो नारे की बात की, आज प्रधानमंत्री ने मेरठ के मंच से कहा कि पार्टियां नारा देती रह गई विपक्ष में, मतलब कहीं ना कहीं निशाना कांग्रेस पर, बाकी दलों पर, और इधर जमीन पर, आकाश में और अंतरिक्ष में चौकीदार ने 3-3 स्ट्राइक्स कर दी, बाकी पार्टियां नारा देती गई। यानी एक तरफ नारे वाली पार्टियां, दूसरी तरफ निर्णायक सरकार। बताइए कैसे जवाब देंगे? कहते हैं ना कि बशीर ने एक जगह पे लिखा था कि तुम आसमान की बुलंदियों से उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। आप आसमान में रहिए, हम जमीन के मुद्दों पर बात करेंगे, हम सांड पर बात करेंगे, किसान की फसल पर बात करेंगे, हम बात करेंगे बेरोजगारी पर, और 23 मई को आपको जनता जवाब दे देगी। और दूसरी बात, ये संजीव तिवारी जैसे आज एसी की राजनीति को बहाल करेंगे। वाह 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 वाह, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं संघ समर्थक, इनसे ये क्या बात करेंगे हमसे? नहीं नुपुर बात कर रही हैं आप, एक मिनट। हाँ, एक झूठलाते रहे। अब ये देखिए, अब दोनों भाई बहन मिलकर के, ये दोनों नुपुर जी और संजीव तिवारी जी, इन लोगों को बीच में ये इन दोनों की जुगलबंदी हो गई, क्योंकि इन्हें मुद्दों की बात नहीं करनी है, इन्हें मुद्दों की बात नहीं करनी है। और नेहा जी, आप मूल रूप से इन लोगों को ऐसे खत्म मानसिकता के लोगों को बैठा लेती है, और इन सब लोगों को कोई दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कार भारती ने प्रोफेसर लगवा दिया है, और कोई प्रोफेसर नहीं लगवा दिया है इन्हें। आज ठीक है संजीव जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, मैं वही उनको कह रही हूँ। एक मिनट, समझ नहीं है, ठीक है, एक मिनट, मुद्दों पर आ जाते हैं राजपूत साहब, मुद्दों पे आ जाते हैं, वक्त कम है और जनता से जुड़े मुद्दे ज्यादा अहम है। एक मिनट नुपुर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी ने आज कहा कि ये सारी की सारी बौखलाहट है दरअसल बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी की। हमने जो न्याय स्कीम लाई उसका तोड़ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हर मंच से हम पर हमले हो रहे हैं। और यह भी विपक्ष ने कहा कि शराब कहकर संबोधित करना, क्या ये ठीक है लोकतंत्र में? नूपुर जी, आप कैसे जवाब देंगी इसका? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये कोई नई स्कीम नहीं, 50 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेते आई है। कोई नई बात है क्या इसमें? कोई नई चीज लेके आए हैं क्या? वही रीब्रांडिंग चल रही है, डिलीवरी नहीं है, बस नियत में खोट है। क्योंकि गरीबी सिर्फ खानदानी चोर गांधी परिवार की हट रही है, सिर्फ एक गरीब किसान रॉबर्ट वाड्रा खरबोपति आदमी बन गया है। इतने दयावान थे तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जमीन का उन गरीबों को दे देते जिनके नाम का जाप करके चुनाव में जीतने के लिए अपनी आशाएं लेके आते हैं, गरीबी हटाओ का नारा लेके आते हैं। ये बता दें मुझे राजपूत जी कि 55 लाख की आय से 9 करोड़ आय कैसे हुई बिना किसी व्यवसाय के राहुल गांधी की? इसका सबसे पहले जवाब दे दो आप। तभी तो ममता दीदी ने कहा टीएमसी से, ममता दीदी ने कहा कि राहुल गांधी बच्चे हैं। एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी ने कहा राहुल गांधी में राजनीतिक समझ नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आप जनता बेवकूफ है। और राजपूत जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने, देखिए, राहुल गांधी के 72,000 के जो उनकी स्कीम है उस पर बड़ा वार करते हुए कहा कि जिन्होंने खाते नहीं खोले वो आपके खातों में पैसे डलवाएंगे। देश की जनता क्या इस पर विश्वास करेगी? तो इस तरह से उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा है कि ये खाते ही नहीं जब खोले तो पैसे डालने पर कैसे भरोसा करे जनता? देखिए नूपुर जी, कांग्रेस के इस हर बात पर जनता इसलिए भरोसा करती है कि कांग्रेस ने जब भी जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर बैंकों में से आपने रिसीवर्स बंद किए और अगर हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, अगर हमने कोऑपरेटिव बैंक खोले और उसके बाद अगर हमने आरटीआई दी है, आरटीई दी है, राइट टू फूड दिया है, राइट टू एजुकेशन दिया है, प्रथम हरित क्रांति दी है, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए हैं, सब जितने हमने वादे किए थे सब पूरे किए। अब देखिए, मैं नूपुर जी के बीच में नहीं बोला था, लेकिन नूपुर जी मेरे बीच में बोल रही है। ये इनकी पुरुष विरोधी मानसिकता और देशद्रोही मानसिकता, ये इनकी पुरुष विरोधी मानसिकता है और देशद्रोही मानसिकता है। ये अंग्रेजों की गुलामी वाली मानसिकता है, क्योंकि पिछले 5 साल में इन्होंने किया और अब ये आकर के अगर हम कुछ मेरा नाम लेने की जगह दोनों बार नूपुर का नाम लिया। हमने राजपूत जी, आपने नेहा बोलने के बजाय नूपुर बोला दोनों बार, इसीलिए वो बीच में आई हैं, क्योंकि आपने उनका नाम लिया दोनों बार जब मैंने आपसे सवाल पूछा। लेकिन आप अपनी बात रखिए। उन्होंने ही बोला, मैं तो ये बोल रही हूँ कि अब मैं आपको बता दूं, हमने
जी जितने हमने काम किए हैं, जितने हमने काम किए 1952 से लेकर के आज तक, वो सारे के सारे काम जनता के सामने। भाखड़ा नंगल डैम हमने बनाया, प्रथम हरित क्रांति हमने की, प्रथम दुग्ध क्रांति हमने की, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हमने किए, 1974 में प्रथम परमाणु विस्फोट हमने किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मनरेगा से लेकर के आधार से लेकर के सारे काम हमने किए। इसलिए 72,000 करोड़ पर भी किसानों का कर्जा भी हमने माफ किया, इसीलिए हमने 72,000 करोड़ की बात उस पर भी जनता यकीन करेगी। लेकिन ये लोग और संजीव तिवारी जैसे बदतमीज आदमी, ये दोनों के दोनों इस तरीके के लोग हैं। अब आपको नूपुर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है नेहा? नहीं, मैं उनको भी चुप कराऊंगी सर, मैं दोनों को चुप करा रही हूँ। आप उनके बीच में बोल रहे हैं, वो आपके बीच में बोल रहे हैं। एक मिनट संजीव जी, मैं जरा घोटालों पर आ जाती हूँ, 1 मिनट शांति रखिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उस पर हर दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, और चुनाव का मौसम है तो इससे एजेंडा भी सेट होता है, इसलिए लोगों के बीच में ये बातें क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये समझिए आप लोग, इसीलिए आप लोगों का बिना ज्यादा हल्ला किए अपनी बात रखना जरूरी है। अनुराग भदौरिया जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगी। एक बात आज प्रधानमंत्री ने ये कही कि 2 अच्छे लड़के चुनाव में आए, और इतनी तेजी के साथ 2 अच्छे लड़के जो हैं वो बुआ और बबुआ के गठबंधन में बदल गया। सिर्फ और सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, इनका एक नारा है यूपी को लूटो बार बार। क्या जनता के बीच यूपी में यही संदेश जा रहा है भदौरिया जी? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो भगवान तो है नहीं, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि वो सत्ता के नशे में है, वो तो नशे में उन्हें कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। सत्ता के नशे में उन्हें बस सत्ता चाहिए। मैं तो कहता हूं बीजेपी वालों, प्रोडक्ट अच्छा होता तो इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्ट तो अच्छा लाते तो शायद आपका बिक जाता। कितना भी बोल लो, चिल्ला लो, सब सुन रही है जनता, सबको पता है कि इन लोगों की बोलने की आदत है, मार्केटिंग ब्रांडिंग की आदत है, प्रोडक्ट इनके पास है नहीं। बोल से वो एजेंडा सेट करेंगे, अपना घर देखते नहीं है कि पीडीपी के साथ भी मिल जाता है सरकार बनाने के लिए। ये वो लोग हैं जो अपने दल के साथ हैं, राजभर जी के साथ हैं। नूपुर जी, मैं आपके पास आऊंगी, 1 मिनट। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर, 1 मिनट। संजीव जी और अनुराग जी, संजीव जी और अनुराग जी के बीच में जनता को ये भी तो बताओ कि टूटी नहीं खोला जाता है, लेकिन हम आपके अध्यक्ष और आपके मुख्यमंत्री टूटी खोल लेते हैं। ये भी तो बताओ कितने घोटाले किए हैं एक परिवार ने, ये भी तो बताओ। क्या कारण है कि सारी सीटों पर एक परिवार ही लड़ेगा? कारण बताओ। ये वंशवाद नहीं है तो क्या है? और जो लोकतंत्र का आर्टिफिशियल उस परिवार करके प्लीज संजीव जी 1 मिनट। संजीव जी, अनुराग जी, नूपुर, आप तीनों साथ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होगी डिबेट। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। 1 मिनट शांत रहिए, मैं एक एक करके सबके पास आ रही हूं। आप दोनों एक दूसरे को इंटरजेक्ट कीजिए, पर 3 लोग 4 लोग साथ मत बोलिए, फिर किसी की कोई बात नहीं समझ आएगी। भदौरिया साहब, मैंने बहुत सीधा सवाल आपसे पूछा था, किसी सवाल का आपने मेरे जवाब अभी तक नहीं दिया, और ये सवाल मेरे नहीं है, आज जो प्रधानमंत्री ने मुद्दे उठाए हैं उससे उठ रहे हैं। भदौरिया जी, एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगी। घोटालेबाज कहकर के भी संबोधित आज विपक्ष को किया, और खासतौर पर उनका निशाना, क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, तो महागठबंधन पर था, जहां आपकी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी साथ हैं। मेरा सवाल यह है कि जब वो घोटालों की बात कर रहे हैं, क्या यहां पर भी अखिलेश यादव और मायावती पर दिक्कत नहीं मंडरा रही है? देखिए, रिवर फ्रंट घोटाले से लेकर अवैध खनन घोटाला, सीएजी रिपोर्ट में जहां बेरोजगारी भत्ते को लेकर के घिर गए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मायावती की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूर्तियों पर जो जनता का पैसा खर्च हुआ है उसको उन्हें लौटाना चाहिए। मैं बोलूं? बोलिए, मैं कह रही हूँ लंबी बहुत लिस्ट है सर। आपकी रामायण पढ़ ली तो मैं बोलूं? नहीं, रामायण नहीं है, ये फैक्ट्स है भदौरिया साहब, ये फैक्ट्स है, इसको रामायण मत बोलिए आप। लिस्ट है रामायण के लिए आपके मन में भी आदर है, मेरे मन में भी आदर है, रामायण को घोटालों से मत जोड़िए ना सर। कि प्रधानमंत्री जो बोल देंगे वो सत्य है। प्रधानमंत्री नहीं सर, सीएजी कह रही है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जो बोल देंगे वो सत्य है। राफेल घोटाला में प्रधानमंत्री जी ने घोटाला किया, इसलिए प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि घोटालेबाज नहीं आने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर बोल रहे थे। और आपने देश के पैसे की चोरी की है, जनता जवाब चाहती है। आपने एक वंश को आगे बढ़ाया है और आपने उस वंश के लिए ताली बजाई है, और आपके लिए लोकतंत्र की क्या बोल रहे हैं सुनने तो दीजिए। उत्तर प्रदेश में हावी है, दिन दहाड़े यहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं, अपनी सरकार को घेर रहे थे, रामराज्य सरकार के बारे में बोल रहे थे, जब सत्ता की सरकार थी तो आपके मंत्री खुद बलात्कार में फंसे हुए थे। याद कीजिए वो दिन, याद कीजिए वो दिन
प्रधानमंत्री जी ने बोल भदौरिया दिया, जी, वही और ये भी याद कीजिए कि आपने कौन कौन से घोटाले किए हैं। आप ये भी याद कीजिए कि खनन हो रहा है, आपके पीछे क्यों लगी हुई है। आप ये भी याद कीजिए कि जंगल राज किस प्रकार से था। आप ये भी याद कीजिए कि बसपा के सुप्रीमो की हत्या करने की कोशिश आपकी पार्टी ने की थी। आप ये भी याद कीजिए कैसे गठजोड़ हो गया, क्योंकि चौकीदार आपके पीछे पड़ गया तो आप दोनों चोर साथ मिल गए, चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ हो गए। आप ये भी याद कीजिए जाबाज बुलंदशहर में इंस्पेक्टर की अलीगढ़ में नहीं की। सर बुलंदशहर रेप कांड हुआ था सर, बदायूं में हुआ था। आप जब अपने किनारे, जब आप दूसरों के किनारे अपना भी तो देखिए। कानून व्यवस्था कोई समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बहुत अच्छी नहीं थी सर, अच्छी नहीं थी। अनुराग जी, प्रधानमंत्री की बात नहीं है, फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है। ठीक है, एक मिनट। जब सब घरों में बिजली पहुंच गई है, जब सब घर में टॉयलेट बन गए हैं, सब घरों में गैस एक मिनट के पास जाना चाहूंगी। संजीव जी एक मिनट, भदौरिया साहब एक मिनट। अब अपनी बात आपने रख दी सर, मैंने फैक्ट्स कोट किए, उनको आपने हवा में उड़ा दिया। ठीक है, एक मिनट। नूपुर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि नूपुर जी साथ रहे मेरे। नूपुर जी, एक बात ये भी उठाई जा रही है कि आज प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 11 तारीख को चुनाव होने हैं, उन्होंने गन्ना किसानों का जिक्र किया, लेकिन 10,000 करोड़ का बकाया अभी देना बाकी है। आपको नहीं लगता ये बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि सरकार में आप लोग हैं और यही विपक्ष उठा रहा है सवाल। मैं सबसे पहले एक चीज साफ करना चाहती हूं कि जैसी 2017 में हमारी सरकार आई थी, सबसे पहले अगर ऋण माफी किसी ने की थी और हजारों की कगार में 60,000 करोड़ से ऊपर के ऋण माफी करी गई थी हमारी सरकार के अधीन 2017 के अंदर। जो बचा है वो भी चुकाया जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि 1.5 लाख का ऋण और 1 रुपए का चेक दिया जाए। कांग्रेस के लिए आप लोगों ने 14 दिन का वादा किया था। एक सेकंड, अब वो हुआ भी था। पहले 36,000 करोड़ तो पहले 14 दिन के अंदर ही माफी किए गए थे। नेहा जी आप जाके प्लीज ऑनलाइन गूगल सर्च करके देख लीजिए। दूसरी बात, मैंने बलात्कार की बात सुनी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके बड़े नेता ने कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, और एक पत्रकार ने जब बुलंदशहर के रेप कांड के ऊपर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसे हाथ करके कहा क्यों, आपके साथ तो नहीं हुआ ना, आपको क्या तकलीफ हो रही है। और गायत्री प्रजापति भूल गए क्या? इनके तो मंत्रिमंडल में ही ऐसे लोग इन्होंने बैठा रखे कांड में फंसा हुआ था और चीफ मिनिस्टर बचा रहे थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बच्चियों पे लाठियां बरसा रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बच्चियों के पेट पे लाठियां मार रही है। साइकिल पंचर हो गई थी इस बार। अरे यही भारतीय जनता पार्टी है। अरे यही भारतीय जनता पार्टी है नुपुर जी, जो यही भारतीय जनता पार्टी है। उन्नाव के विधायक को बचाते घूम रहे थे रेप कांड में। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाएं रोजगार मांगने गई तो उनके पेट पे लाठियां मारी, और जब उन्होंने विरोध में सर मुड़वाया तो आपके मुख्यमंत्री कहते पुराने जन्म का पाप है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पे बलात्कार और बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहाँ देवरिया में बच्चियों के साथ अन्याय होता है शेल्टर होम में, और मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, अरे कुछ एक्शन ही नहीं लेते। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहाँ प्रधानमंत्री जी बीएचयू में होते हैं और बीएचयू में बच्चियों पे लाठियां बरसाई जाती है। वो 18-19 साल की लड़कियां वो अपनी मांग मान रही थी, आपने लाठियां से बरसा दी उनके ऊपर में। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहाँ बुलंदशहर में बच्चे के साथ अन्याय हुआ और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहाँ बच्चियां अगर काला झंडा दिखाती है तो आप जेल में डाल देते हैं। जो आप सवाल उठा रहे हैं ना कानून व्यवस्था पर और जो इंसिडेंट्स आप गिना रहे हैं भदौरिया जी, वो बिल्कुल सवाल आप पूछिए बीजेपी से, वो जायज है आपके लिए भदौरिया जी, लेकिन आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्टेलर नहीं है सर। आपको दोबारा सत्ता में लाने के लिए यूपी की जनता को सोचना पड़ेगा। मैं भी यूपी से आती हूँ, हमने आपका भी शासन कवर किया है सर। आप बीजेपी से सवाल पूछे। नहीं एक्सप्रेस वे क्या सर, एक्सप्रेस वे क्या, बुलंदशहर रेप कांड कहाँ हुआ था सर? आप एक्सप्रेस वे बोलते रहते हैं, सुरक्षा नहीं मिलेगी क्या महिलाओं को? मैं कह रही हूँ फिर से आपको, बीजेपी से जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो पूछिए, आपका हक बनता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के राज में पूरी तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, लेकिन आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत दागदार है सर। कानून व्यवस्था के मामले में दागदार है आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा, उस पर हमने किया है रिपोर्ट। 42% अत्याचार बढ़ा है बीजेपी सरकार में, जवाब क्यों नहीं देती बीजेपी? गुंडी पार्टी को थी। अरे दलित मेला उन्नाव में जिंदा जला दी गई, इंदौर में दलित मेला जिंदा जला दी गई। तकलीफ तो सबसे ज्यादा आपको थी, हल्ला तो सबसे ज्यादा आप मचा रहे थे। दलित मेला जिंदा जला दी गई थी इंदौर में उन्नाव में, शायद आप भूल गए। मंच ने दिन ताने छेड़ते हैं, लेकिन कहाँ चला गया रोमियो रिपोर्ट, कहाँ पर चला गया वो? ठीक है, एक मिनट, मैं जरा सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत
राजपूत जी, माफ कीजिएगा, बहुत वक्त से डिबेट में आप सुन रहे हैं। अब एक सवाल कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने अपने निशाने पर कांग्रेस पार्टी को भी लिया है। नूपुर जी, अनुराग जी, एक मिनट, मुझे सुरेंद्र जी से सवाल लेने दीजिए। सुरेंद्र जी, एक बड़ी बात आज प्रधानमंत्री ने कही, मिशन शक्ति जो पूरे देश का गौरव रहा, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा, कल जिस तरह से राहुल गांधी ने उनको बधाई दी और वर्ल्ड थिएटर डे के ऊपर उन्होंने बधाई दी, उस पर उन्होंने कहा कि भाई हम तो एसैट कह रहे थे और वो समझ गए थिएटर का सेट, यानी समझ पर सवाल उठाए और कहीं ना कहीं से इस तरह जोड़ने की कोशिश की है जो देश के लिए गौरव का विषय था वो कांग्रेस के लिए मजाक बनकर रह गया। आज मेरठ से प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोला। देखिए, प्रधानमंत्री जी का काम है हमला बोलना, क्योंकि काम करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो काम के अलावा सब चीजें करते हैं, थिएटर भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, छल भी करते हैं और चौकीदार चोरी भी करते हैं और 30,000 करोड़ अपने दोस्त की जेब में भी डालते हैं। और इनके लिए ऐसे ऐसे फ्रॉड इनके साथ संजीव तिवारी जैसे होते हैं, जो संजीव तिवारी अपने संघ के आवरण को हटा करके अपने आप राजनीतिक विश्लेषक का इस तरीके के फ्रॉड इनके साथ मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। एक मिनट नुपुर जी, मैं आती हूँ, एक मिनट। उनकी बात का क्या जवाब? संजीव जी तुरंत आ रही है आपके पास। शक्ति की रही बात, मिशन शक्ति की डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई, उसमें कहते हैं ना कि घी ने सवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। ठीक है, अब आपकी बात का जवाब संजीव जी देंगे। संजीव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आदत है इस तरह की बातें करना। देखिए, ये प्रधानमंत्री पे लगातार लांछन लगाते हैं और वैसे प्रधानमंत्री पे, जो स्वतंत्र भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली, जो लगातार 24 घंटे काम करता है, जो गरीबों के लिए काम करता है, जो मजदूरों के लिए किसान काम करता है, जो किसानों के लिए काम करता है और जो देश को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। 2012 में साइंटिस्ट को यह कैपेबिलिटी प्राप्त हो गई थी भारत को कि अगर भारत सरकार परमिशन देती है तो यह मिशन शक्ति 2012 में भी किया जा सकता था, परंतु यह निकम्मी सरकार ऐसी थी, इंडिसिसिव गवर्नमेंट इस प्रकार की थी कि इसने डीआरडीओ के साइंटिस्ट को परमिशन नहीं दिया और सिर्फ 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने परमिशन दिया। और वही नहीं, 6 महीने पहले 100 साइंटिस्ट लगातार उस मिशन मोड में आए और तो उसको थिएटर बता रहे हैं। ये बताएंगे क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि एसैट का फुल फॉर्म क्या होता है, इनको पता ही नहीं है देश में गरीबी कितनी है, इनको पता ही नहीं है गरीबी कैसे मापा जाता है, इनको पता ही नहीं है कि पर कैपिटा इनकम क्या है। बताइए, आप बताइए गरीबी किस पैमाने से मापेंगे? क्या 75,000 रुपया हर व्यक्ति को देंगे? आप बता दीजिए। आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि 72,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा। आपके अध्यक्ष कुछ और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 12,000 रुपया दिया जाएगा और अगले दिन आपके प्रवक्ता सुरजेवाला जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को टॉप अप दिया जाएगा। ये क्या है? म्यूचुअली कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है अध्यक्ष में और प्रवक्ता में। उनको पता नहीं कि कौन सी पॉलिसी है। पहले पॉलिसी का अध्ययन कीजिए और फिर आइए गरीबों को ठगिए मत और झुनझुने उनके हाथ में देना बंद करें। संजीव जी, हम कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं। राजपूत साहब, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन नुपुर जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने कई मुद्दों पर बात की, मैं एक मुद्दे पर और आना चाहूंगी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बस गिने चुने दिन बचे हैं, 11 तारीख आ रही है और 11 को इस देश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण सबसे इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं उससे हमें यह पता चलेगा कि किस तरफ वोटर जा रहा है। नुपुर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री ने मेरठ में मंच से जो महागठबंधन है, अलग अलग जो उसके दल हैं, उनका नाम लेते हुए कहा शराब, और शराब सेहत के लिए हानिकारक, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ये क्या बात हुई, ये किस तरह की बात कही प्रधानमंत्री ने। आप एक्सप्लेन करेंगी इसे नुपुर जी? बिल्कुल, इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को? और चौधरी चरण सिंह क्यों बोल रहे हैं? राजपूत साहब, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी, इसका काउंटर लेने में आऊंगी। राजपूत जी, पहले नुपुर अपना जवाब दे दे, इसका काउंटर आप देंगे। एक मिनट। और चौधरी चरण सिंह, ठीक है, नुपुर जी बोलिए। नुपुर जी बोलिए। और नुपुर शर्मा तमीज है नहीं, बदतमीज आदमी है ये, तभी तो ऐसे लोगों के लिए शराब हो रही है। नहीं, ठीक है, खानदानी चोर की पार्टी है आप, हम समझते हैं। रही बात शराब की, कांग्रेस वही बदतमीज पार्टी है जो मोदी जी को कभी आतंकवादी कहती है, कभी मसूद कहती है, कभी ओसामा कहती है, कभी डावू कहती है, कभी आईएसआई कहती है, कभी खून का दलाल, कभी मौत का सौदागर, कभी रावण, कभी कुछ। ये तो बहुत कम कहा है मोदी जी ने। इनके लिए जो है विपक्षी दलों ने जो नाम दिए हैं जबरदस्ती के लिए, और देश के प्रधानमंत्री है, किसी दल राजनीतिक दल के नहीं है। पहले इनसे जवाब ले लिया जाए। दूसरी बात, थिएटर की बात करी, वही आदमी राहुल गांधी जो संसद के पटल पे जबरदस्ती प्रधानमंत्री के गले पड़ जाता है और हर दूसरी बात, हर दूसरे दिन पे आंख मारता
आता है तो ये थिएटर नहीं तो क्या है। और उनकी मम्मी जी सोनिया गांधी जब बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर आतंकवादी ढेर हो रहे थे, मार गिराए थे, तो फूट फूट के रोई थी। थिएटर इसको जवाब दीजिए। और आजकल तो वीडियो भी चल रहा है उनका, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए। आजकल तो वीडियो भी चल रहा है राहुल गांधी का, पत्रकार कह रहे दोबारा पूछ दीजिए। राजपूत जी वो कह रही है सारे के सारे दावों में दम है, जल्दी से का माथा सुन लीजिए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ राजपूत जी, ये माधवन नायर इसरो के साइंटिस्ट और डीके सरस्वत डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ, इन्होंने साफ कर दिया कि आपके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति थी ही नहीं। जी देखिए, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन इतना तय है मैं अपने चारों मेहमानों को बता दूं कि आज क्योंकि इस चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महाप्रचार के साथ उतरे हैं, एजेंडा सेट करते हुए, बड़ी बातें गिनाते हुए, और उसके बाद अब जनता को देखना है कि किस मुद्दे में कितना दम है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं दमदार वर्सेस दागदार मुकाबला शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए News 18 इंडिया।